जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश और सुरक्षित हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. I hope you all have seen my last two parts of chapter number 6, directing. This is the third part, the third lecture, where we are going to see initiate with the topic motivation, right? So I hope everybody has came to know about their SA1 exams. सभी लोगों को पता चल गया होगा कि भाई इस महीने के एंड में आपकी SA1 एग्ज़ाम्स होगी, जिसमें इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है. तो फिर तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो ध्यान से सुनिएगा. राइट, विल स्टार्ट विद द पॉइंट 6.3, दैट इज़ मोटिवेशन. राइट बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं. इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. कि हमने डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन के बाद हमने डायरेक्शन के एलिमेंट्स देखे, जिसमें हम लोग पहला एलिमेंट देख चुके हैं, दैट इज़ सुपरविजन. अब हम देख रहे हैं मोटिवेशन. सो फर्स्ट पैरा में हम क्या देखने को मिल जाता है कि मोटिवेशन इज़ जनरली एनीथिंग विच इज़ एनकरेज द पर्सन. ठीक है, एनकरेज मीन्स एक तरीके से प्रोत्साहित करता है. ठीक है, प्रोत्साहित मतलब क्या हुआ कि उसे और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है कि वो उस काम को करे. ठीक है, जैसे जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है और जो काम वो कर सकता है, इन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. राइट, अ पर्सन कैन डू अ जॉब फॉर 8 आवर्स. एक बंदा 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसकी विलिंगनेस यानी उसकी क्षमता इतनी है कि वो 10 घंटे भी काम करे तो भी उसको कुछ नहीं होगा. तो उसकी क्या, वो करता कितनी देर है? 8 आवर्स, पर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो है करीब करीब 10 आवर्स की. तो हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसके काम को और ज़्यादा हम प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव या फिर ज़्यादा यूज़फुल बन जाए. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटिव होता है कि भाई जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो विलिंग हो या नॉन विलिंग हो, उन्हें मोटिवेट करते रहो ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दें, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो. और उसके साथ साथ हमारी लिविंग फैक्टर स्पेशली, क्योंकि अगर हम सेल की बात करें, CELL, तो उसमें मैन जो है हमारा लेबर और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, लेबर और एंटरप्रेन्योर, ये दोनों चीज़ लिविंग फैक्टर है. तो भाई लिविंग फैक्टर की एबिलिटी, उनकी प्रोफिशिएंसी अलग अलग तो हो ही सकती है. राइट, इसीलिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है. वाइडर इस वजह से क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से परफॉर्म करता है, हर किसी को अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है. कुछ लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव से काम चल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, तो कुछ को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से. अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसेंटिव क्या है. आपने ये वर्ड सुना ज़रूर होगा, बट इसका मतलब आप समझेंगे. इंसेंटिव मीन्स एनीथिंग विच यू विल गेट एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर इनकम. यानी जो आपकी इनकम है, जो आपकी आवक है, उसके अलावा अगर थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं, खुश होंगे कि नहीं होंगे आप? जी बिल्कुल, कोई भी खुश होगा. तो सिंपल है, जो लोग मेरी संस्था में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो मेरे लिए बेहतर काम करें और ज़्यादा काम करें, दिल लगा के काम करें. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन गिव 2 थिंग्स टू देम. नंबर 1, फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम. ठीक है, यानी उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दूँ, पैसा दूँ, उनको से कहूँ कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा. या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या हो जाता है कि हर जगह पर पैसा, मनी हमारे काम नहीं आएगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अप्रिसिएशन चाहिए होता है, उनको पहचान चाहिए होती है, आइडेंटिटी चाहिए होती है, अप्रेजल चाहिए होता है. ठीक है, तालियाँ चाहिए होती है. तो ये सब भी एक मैनेजर, एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखते हुए काम में लेना चाहिए. या फिर एमिनिटीज़ या अनसेटिस्फाइड नीड्स, कुछ ये तरीके हैं जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो. फिर भी अगर नहीं पता चला है तो मीनिंग देख लेते हैं बच्चों. ठीक है, लेट्स सी द मोटिवेशंस डेफिनेशन. दैट इज़, मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल. व्हाट इज स्टिमुलेटिंग ओवर हियर? मीन्स मूव पीपल अकॉर्डिंग टू आवर साइड. मतलब अपने हिसाब से लोगों को चलाना, टू परफॉर्म द एक्शन टू मेक पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन. मीन्स वी हैव टू कंट्रोल द पीपल एंड वी हैव टू ऑप्ट टू देम दैट दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू अस ओनली. यानी हमें यहाँ क्या करना है, हमें लोगों को कुछ इस प्रकार से नियंत्रित करना है, इस तरह से कंट्रोल करना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बात सुने और हम जैसा उनसे काम करने को कहें वैसा ही वो काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क से वो सेटिस्फाइड भी रहें. सेटिस्फाइड यहाँ मतलब ये हो जाता है बच्चों कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन द टास्क,
ठीक है, अगर वो अपने काम में खुश नहीं है या उसे वो पसंद नहीं है तो आप ऐसा काम उसे ना दें। इससे क्या होगा कि वो बेमन से उस काम को पूरा करेगा। इससे बेस्ट है कि वो काम अगर जिसका भी जो भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में उसको सबसे ज़्यादा जिसे पसंद हो उसे दिया जाए तो हो सकता है वो काम उसे और अच्छे से कर पाएगा, राइट। यूसीएस ने कहा कि भाई मोटिवेशन एक स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है जो कि समवन टू वन सेल्फ डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। सेम उन्होंने भी यही डेफिनेशन रखी कि एक पीपल को सोचने का नज़रिया देती है, एक थॉट देती है, एक विजन देती है डायरेक्टिंग। इसके अलावा मोटिवेशन डायरेक्टिंग में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि प्रॉपर डायरेक्शन ही कैसे पता चलेगी, जब आप अच्छे से मोटिवेट करोगे। और ये दिखता है हमें मॉर्गन की डेफिनेशन में, क्योंकि मॉर्गन ने बनाया कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, जहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके दिमाग को पढ़कर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। व्हाट इट मीन्स दैट we have to satisfy our workers and our laborers, those who are working in our organization, right? And this process is inspiring the people to get expected result. What we need to do, we need to inspire the people for get expected result. हमें लोगों को प्रेरित करना होगा, और वो प्रेरित कैसे करेंगे, जब हम कोई काम करके या फिर एक स्टैंडर्ड सेट करके उन्हें बताएंगे तो वो प्रेरणा लेंगे, हमसे इंस्पिरेशन लेंगे, और वही इंस्पिरेशंस को लेते हुए वो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए उनसे वो हमें लाकर देंगे, राइट। सो मॉर्गन यूसीएस की ये बेहतरीन डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप भी काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। एज द फर्स्ट कैरेक्टर इज शोन इन द सिक, दैट इज इंटरनल इंस्पिरेशन, ठीक है, यानी आंतरिक प्रेरणा। मोटिवेशन बच्चों एक स्ट्रेंथ और पावर का काम है, ठीक है। स्ट्रेंथ और पावर यहाँ इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में काम करे वो ये रियलाइज़ ज़रूर करता है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है और उसके जीवन में लक्ष्य क्या होगा। तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। तो बस आपको क्या करना है कि उसे टारगेट दिखाना है, उसे बताना है कि यू आर द केपेबल पर्सन ऑफ डूइंग दैट वर्क, एंड इफ़ यू विल डू दैट यू विल बी देयर आफ्टर दिस मच टाइम। सिंपल है ना कि अगर हम किसी से मोटिवेट करना चाहते हैं तो हम उसे उसका टारगेट याद दिलाएं ताकि उसे पता चले कि वो क्या पा सकता है। शायद उससे वो उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर, मोटिवेट होकर उसके लिए काम करना शुरू कर दे, जिससे उसको शायद वो मंजिल मिल भी जाए, राइट। सो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है और वो इंटरनली आए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बच्चों जैसा कि अभी हमारे जूशियस भाई साहब ने भी कहा था कि मोटिवेशन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये स्पेशली मेंटल प्रोसेस पर ही आधारित है, इसी वजह से इसमें आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल इंस्पिरेशन जितनी ज़रूरी है उसके साथ साथ बाहरी गाइडेंस यानी एक्सटर्नल गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें रखता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें है, वो बोलता है इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। मीन्स एम्प्लॉयज़ जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक एबिलिटी होल्ड करते हैं, यानी उनके अंदर कुछ काबिलियत तो होगी, पर वो काबिलियत से और बढ़ चढ़कर उन्हें कुछ सिखाना ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करें, ये भी मोटिवेशन का ही एक बहुत ही यूएसपी पॉइंट है, क्योंकि वो उनका मोरल बूस्ट करती है, ठीक है। मोटिवेशन बूस्ट देयर मोरल, एंड जस्ट बूस्टिंग ऑफ देयर मोरल दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फॉर द कंपनी, ठीक है। वो और ज़्यादा बेहतर काम करते हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दूसरी मैनेजमेंट प्रोसेस की तरह मोटिवेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस में टूज एंड फ्रोज आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते हुए एक दूसरे को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी वजह से ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस मानी जाती है। इसके अलावा पॉइंट 5 आपको बोलता है कि रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। ये काफ़ी बार बच्चों ने मुझसे पूछा है लेबर टर्नओवर रेशियो के बारे में। बच्चों स्पेशली लेबर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होगा कि जो कंपनी में आपके काम कर रहे हैं लोग, लेबर स्पेशली, वो आपकी कंपनी को आसानी से छोड़कर ना जाएं। अगर वो छोड़कर जाएंगे तो आपको नए लोग लाने पड़ेंगे, आपको उन पर खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद उनको काम सिखाना पड़ेगा और फिर वो काम करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको कुछ फिजूल खर्च करना पड़ेगा। फिजूल यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जो नए लोग आएंगे उनको काम सिखाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, ठीक है, उनको सब कुछ सेटल करने को तो पैसा चाहिए ना, और क्या पता वो मेरे पुराने मजदूरों जैसे निकलेंगे, लेबर जैसे निकलेंगे कि नहीं। तो
ये बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए कि जो लोग उससे जुड़े हैं वो लंबे समय तक जुड़े रहें, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, मिडिल पर हो या फिर लोअर लेवल पर हो, ठीक है। तो अगर आपका डायरेक्शन अच्छा है, आपका मोटिवेशन अच्छा है, तो आपको क्या फ़ायदा इसमें होने वाला है? आपको इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, आपको बार बार नए नए मजदूर ढूंढने जाना नहीं पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहेगा और वेस्ट ज़्यादा होगा नहीं। लेट्स सी द पॉइंट नंबर 6, दैट अचीवमेंट ऑफ गोल्स, दैट वॉट एवर वी डिसाइड टू अचीव, हम जो भी सोचते हैं, ठीक है, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो हम मोटिवेशन के थ्रू इजीली पा सकते हैं। रीज़न, चाहे वो पर्सनल गोल हो या फिर बिजनेस गोल हो, अगर हम उत्साहित तौर पर मन में ये ठान लेते हैं कि वो काम हम कर लेंगे, तो वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, व्यक्ति की इच्छा शक्ति उस काम को ज़रूर पूरा करवा देती है। इसके अलावा वाइडर स्कोप मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन जो है वो एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नीड है, मोटिव है, डिज़ायर है, इमोशन है, एम है, चॉइस है, विल पावर है, ईगरनेस है, टेम्पटेशन है, और भाई साहब इतना सारा है, कांट इवन टेल यू, right? So these are the various wider concept of motivation here. In the same way, point 8 states that adoptions of changes in organization. देखो बच्चों, change is the need of life, ठीक है, जीवन का सिद्धांत ही बदलाव है, और बदलाव हम चाहें या ना चाहें होता तो रहेगा। चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, रॉ मटेरियल की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, चेंजेस होंगे, लेकिन उन सारे चेंजेस को हमें प्रॉपर और पॉजिटिव चेंजेस बनाने, ठीक है, नेगेटिव चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। और वो पॉजिटिव चेंजेस कैसे होंगे? मोटिवेशन से। यानी अगर हम प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे, लोगों को उनके काम के प्रति जागरूक बनाएंगे और उनसे कहेंगे कि दिस इज़ अ टीम वर्क, एंड इफ विल मोटिवेट देम, दे विल वर्क फॉर यू बेटर वे, विच इज़ ऑल्सो अ चेंज, बट दैट इज़ अ क्विकर एंड द ईजीएस्ट वन, ठीक है, ताकि जिससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी फ्रूटफुल होगी और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट 9 और पॉइंट 10, जो ये दो पॉइंट है, ये आपको बताते हैं कि भाई कोऑपरेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे, इफ़ यू विल नॉट कोऑर्डिनेट विद द पीपल दोज यू आर वर्किंग विथ, देन यू विल फेस अ बिग प्रॉब्लम विच यू हैव क्रिएटेड। क्योंकि कोऑपरेशन ही आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देगा, और जॉब सेटिस्फैक्शन से आप हायर अथॉरिटी की नज़रों में भी आगे बढ़ोगे और अपनी नज़रों में भी। पॉजिटिव एटीट्यूड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी काम को करने से पहले अगर आप उसके लिए एक पॉजिटिव सोच रखोगे, तो रिज़ल्ट जो होगा वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। इफ़ यू विल फील गुड एंड इफ़ यू विल थिंक गुड, यू विल हैव गुड। दिस इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। आप अच्छा सोचोगे, ठीक है, तो आपको अच्छा मिलेगा। उसी तरह आप इसका अपोजिट और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, ठीक है, और जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, ये एक मोटिवेशन फंक्शन है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेस हो या फिर लिविंग रिसोर्सेस को हैंडल करने वाले लोग। स्पेशली मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस भी है जिसमें हम किसी को मेंटल रेवोल्यूशन से क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे 11 पॉइंट्स मोटिवेशन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। यू कैन पोस्ट द कमेंट एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल जाता है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है हायरार्की ऑफ मैस्लो नीड्स। वाओ, क्या है ये? ठीक है, हायरार्की मीन्स जनरली ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म का एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे भाई साहब मैस्लो, ठीक है, द्वारा दिया गया है। यह हायरार्की बताती क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये हायरार्की लोगों को नीड्स के बारे में बताती है। नीड मतलब क्या? ज़रूरत, ठीक है। ज़रूरी मतलब क्या हो गया कि भाई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो काम पहले होना चाहिए, ये सुनो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम आते जाते हैं, राइट। ज़रूरत तो हमें काफ़ी सारी है, लेकिन उन सारी ज़रूरतों में से ज़रूरी ज़रूरत कौन सी है और बिन ज़रूरी ज़रूरत कौन सी है, इस पे आपको डिफरेंस करना सीख लेना चाहिए, जैसे मैस्लो ने यहाँ पे करके दिया है। मैस्लो के अनुसार मैन इज़ द नीड ऑफ वेरिएड थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है। इन नीड्स का मेंटल स्टेटस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर ये सेटिस्फाइड हुई तो भी और नहीं सेटिस्फाइड हुई तो भी। हुई तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नहीं हुई तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ मैनेजमेंट पीपल्स ने इसकी स्टडी की और स्टडी करके एक प्रिंसिपल बनाया। ये प्रिंसिपल एक प्रॉपर ऑर्डर में है, फ्रॉम 5 to 1 देख सकते हो। ये ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो, भाई साहब का नाम अंडरलाइन कर लेना, याद रहना चाहिए, ठीक है। मैस्लो हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो, ठीक है। और ये जो थियरी थी ये कहाँ देखी गई थी? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन नाम की किताब में, सॉरी एक आर्टिकल में, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के आर्टिकल में, जो कि 1943 में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी थियरी है मैस्लो हायरार्की थियरी, इसमें 5 खंड यानी 5 सेक्शंस बनाए। इन 5 सेक्शंस को उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से हेड किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इज़ अ डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, ठीक है। द टॉप मोस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डाउन मोस्ट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आप 5वें नंबर से ध्यान में देखते चलते हो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नीड हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी अपने आप की इज़्ज़त करना और अपने आप की ज़रूरतें समझना कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या जीवन में करना चाहता हूँ, वो हमारे जीवन की सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, एस्टीम एंड स्टेटस ऑफ नीड्स, यानी इज़्ज़त की ज़रूरत आज सभी को होती है। एवरीबडी नीड्स रिक्वायर्ड टू गेट अ रिस्पेक्ट फ्रॉम अ नेचर एंड फ्रॉम द पीपल विथ हुम ही इज़ एसोसिएटेड विथ। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे इज़्ज़त से देखें, इज़्ज़त से बात करें, इज़्ज़त दें। तो ये हमारी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है नीड, जो कि 2 है, 5 और 4, हायर 1। इसके अलावा सोशल नीड, सेफ्टी नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स, ये हमारी है तो नीड ही, बट कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी लोअर नीड्स हैं, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है, सेल्फ एस्टीम की है, शायद उतनी सोशल नीड या सेफ्टी नीड या साइकोलॉजिकल नीड की नहीं। फिर भी खैर ये ज़रूरी तो होता ही है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग इनको। नंबर 1, जैसा कि सबसे नीचे से शुरू करेंगे, साइकोलॉजिकल नीड्स से। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब होता है बच्चों की हमें बेसिक ज़रूरतें हमारी कौन कौन सी है। आज आप सबको पता होगा कि फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए ये चीज़ चाहिए। और ये चीज़ कभी आपको फ़ायदा करेगी जब आप प्रॉपर टाइम पर फूड खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे और अच्छे घर में रहोगे। तो साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होगी? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आर नॉट टू बी सेटिस्फाइड। ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, राइट। इसके बाद आता है सेकंड, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मतलब क्या हो बच्चों की, अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको उनके काम की सेफ्टी मिलनी चाहिए। जैसे फिजिकल सेफ्टी कह लो या जॉब सेफ्टी कह लो या सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क कह लो, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस कह लो, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं आपके साथ, उन्हें भी तो सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी, दैट इज़ नीड फॉर सेफ्टी। देन नीड्स फॉर सोशलिज्म. What is it? It means that whenever people think that they want security, what is the security? That the people, those who are living here and there, they are very much or being affection or being a love of. Man is a social animal. हमेशा हम पढ़ चुके हैं। वो किसी के भी आकर्षण में आ सकता है, चाहे वो परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर समाज हो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ वी आर गेटिंग लव विद समवन और द रिस्पेक्ट विद द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग, वर्क प्लेस, और आज हम सभी चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें और लोग हमें जाने पहचाने और हमसे बातें करें, यस और नो। तो ये थी तीसरी नीड, दैट इज़ कॉल्ड सोशल नीड्स, कि हम समाज से क्या चाहते हैं। फिर आता है चौथा, नंबर 4, दैट इज़ एस्टीम ऑफ स्टेटस रेट, यानी आपकी खुद की पहचान क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हो जाता है सेल्फ स्टीम के लिए। दैट इज़ 1 to 3 में जो है वो लोअर क्लास इसीलिए है क्योंकि वो स्पेशली इंडिविजुअलिज्म के बारे में नहीं देखती। हम जब द रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेजेस और ऑफिसर्स इंक्रीज इन द रेपुटेशन इज़ डिज़ायर टू बी गेट इंक्रीज, यानी लोग आपको पहचाने तो आपके नाम से नहीं, पर आपके नाम से लोगों को पहचाना जाए, शायद ये आपके लिए एक बहुत बड़ी काबिलियत हो सकती है। तो सेल्फ स्टीम यानी आपकी इज़्ज़त, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। मैस्लो हायरार्की थियरी में इसको ऊपर से सेकंड नंबर का स्थान मिला है, तो ये बहुत ज़रूरी भी हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है क्या? दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी बच्चों इसलिए है क्योंकि आफ्टर सेटिस्फाइंग अबव 4 नीड्स, जब हम इन चारों चीज़ों को पा लेते हैं, घर, कपड़ा, मकान, आसपास में इज़्ज़त, समाज में इज़्ज़त, अपनी खुद की एक अपनी
अच्छी पोस्ट, तब हमको पांचवी नीड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है हमारी सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें व्यक्ति क्या चाहता है कि वो जो भी पोजीशन पर रहे वो टॉप मोस्ट पोजीशन हो, ठीक है, जीवन में उसे हर चीज़ मिले, वो उसी प्राइड से जीता है, उसी गर्व से जीता है और अपनी स्किल्स को अपने काम में और बेहतर तरीके से लगाता है ताकि और बेटर बन सके। जैसे एग्जांपल हम जाकिर हुसैन का लेते हैं, जो कि हमारे तबला वादक रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर बजाते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के, और अमिताभ बच्चन, कौन भूल सकता है इनको, और लता मंगेशकर वोकल म्यूज़िक की। सो दीज आर द पीपल जिनके नाम से उनका फील्ड पहचाना जाता है। इफ़ यू वांट टू गेट इन तबला विद, आप अगर जाकिर हुसैन का नाम लेंगे तो तबला बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी फील्ड के नाम से ही उनको जाना जाता, उनकी फील्ड को उनके नाम से जाना जाता है। उसी तरह सचिन तेंदुलकर नाम बोल दिया तो नो बडी विल गेस इट, दे विल से कि इट इज़ अ टॉक ऑफ क्रिकेट ओनली। तो बच्चों, ये थी 5 नीड जो ये बताती है कि व्यक्ति को ना सिर्फ बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बल्कि कुछ ऐसी नीड्स भी हैं जो उसे ना सिर्फ सोसाइटी से बल्कि अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी फेस कराती है। और ये थी ये 5 नीड्स, ठीक है बच्चों। कौन कौन सी है ये 5 नीड्स, देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन पर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टीम, सेल्फ स्टीम, दैट इज़ द टॉप मोस्ट, देन एस्टीम स्टेटस, then safety, social and psychological, ठीक है। These 5 are considered as an hierarchy of Maslow theory or hierarchy needs of Maslow theory. Go through with this, read the chapter thoroughly, अच्छे से पूरा चैप्टर यहाँ तक रीड कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 65 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 66 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी हो रही है, तो प्लीज़ उसे शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल, ठीक है। टिल देन चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग को और आगे तक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का हाल आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, थैंक यू सो मच।